अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। बहुत शुक्रिया आपका। शायद आप भूल गए हैं, इस टॉपिक पे पहले भी बड़ी दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। पहली गुज़ारिश तो ये है कि देखें, मैं ना तो कंपनी का ऑफ़िशियल कोई स्पोक्स पर्सन था, ना हूँ, ना इंशाल्लाह हूँगा। मेरा रोल आपके सामने है और मैंने एक ज़ाती हैसियत में, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का एक तज्ज़िया दे देना कि यार ये चीज़ें मुमकिनात में से हैं और ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं होंगी। उसका बैकग्राउंड है रीज़न कि चूँकि जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, बी फॉर यू में मेजॉरिटी वो अहबाब आए कि जिनका ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। मैंने कोई बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में काम नहीं किया, बट चूँकि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, यंग एज थी, और उस वक़्त मेरा जो ज़ाती नेटवर्क था वो तकरीबन 12 लाख अफ़राद पे मुश्तमिल था। और फिर उसके बाद कुछ कंपनीज़ में मैंने काम भी किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जैसा कि मैंने फर्स्ट कंपनी में किया था। ये सबको पता है। आज दिन तक मैंने कभी उस तरीके से किसी भी चीज़ को ओन नहीं किया। बी फॉर यू में आने का जो मकसद था वो इनफैक्ट मैंने कोई बी फॉर यू जॉइन नहीं की थी, मैंने तो सैफ भाई को जॉइन किया था। और उसका बैकग्राउंड सिंपल इतना था कि जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल हिस्ट्री से हट के वेरी फर्स्ट टाइम कोई शख्स जो है वो मैदान में आया है और जो खड़ा हुआ है, जो भागा नहीं है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं बारहा ये इस चीज़ की वज़ाहत दे चुका हूँ कि मतमय नज़र ये 5 लाख अफ़राद थे, सैफ भाई के सामने भी और मेरे सामने भी, जिसकी वजह से हमारी एक केमिस्ट्री मिली। उस शख्स ने हमेशा एक बात कही, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं नस्ली आदमी हूँ, मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊँगा और मैं इन लाखों ख़ानदानों को अकेला नहीं छोड़ूँगा। यही वजह थी कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चला, जो कि बहुत सारे अहबाब को उस वक़्त, चूँकि सूरत हाल आपके सामने ही है कि क्या थी, केस हाई कोर्ट में था। बहुत सारे अहबाब को मेरा एंटर होना बड़ा नागवार गुजरा था और बड़ी बातें मेरे लिए की गई थी उस वक्त भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि मेरा और कोई ऐसा कोई मकसद था ही नहीं। चूंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना, जैसे कि मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जबकि मैंने ऐसी फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसी फिल्में इससे पहले भी बड़ी दफ़ा, जिसे कहते हैं ना, वो देखी हुई हैं। तो मैं उस तजर्बे की रोशनी में जो मुझे बेहतर महसूस हुआ, मैंने शेयर किया। जो बेहतर महसूस होता है मैं शेयर करता हूँ, जो बेहतर महसूस होगा मैं शेयर करूँगा। अच्छा, अब मेरी राय से इख्तिलाफ करना या मुत्तफ़िक होना, ये आप अहबाब पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा आप तमाम अहबाब की राय का एहतराम किया है, चूँकि मैं दूसरों की राय का एहतराम करने वाला शख्स हूँ। और एनीहाउ, अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी, ये वो। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी का भी कारोबार करते हैं। तो वहाँ पे नैब ने जो मौका अख्तियार किया था वो ये किया था कि जी इनका क्रिप्टो करेंसी का किसी भी किस्म का कोई कारोबार नहीं है। वन थिंग। नंबर टू, नैब ने, अब देखिए, एक चीज होती है ना कि एक बंदा कस्टडी में नहीं गया, वो शख्स नैब की कस्टडी में रहा, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे ही तो रेफरेंस फाइल हुआ ना। तो क्वेश्चन इज दिस कि जब इदारा ही एक चीज कह रहा है कि इनके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये तस्वीर का एक रुख मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जितनी बातें आपने की, उनके पास ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुल्क से बाहर भी हो सकता है, मुल्क के अंदर भी हो सकता है। नुक्ता, अगर गौर तलब जो चीज है ना, उसको समझने की जरूरत है। ये ध्यान में रखिएगा, जो गौर तलब जो बात है, इस वक्त ऑन रिकॉर्ड, किसके रिकॉर्ड पे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इदारों के रिकॉर्ड पे क्या है कि सैफुर रहमान नियाजी के पास जो कुछ भी था, वो चंद टके हैं, वो चंद लाख हैं, वो चंद करोड़ है, वो चंद अरब है, वो जो भी है ना, वो सब कुछ वो इस वक्त नैब की कस्टडी में है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसके ऊपर कॉशंस लगे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो शख्स आज कहीं से भी किसी भी तरीके से इन लोगों को डिलीवर करना शुरू कर देता है, क्या सिक्योर इंडेक्स की तरह फिर नई फाइल खुलेगी या नहीं खुलेगी? कि सारा कुछ भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन में के मुताबिक तो सारा कुछ हमारे पास है, तो ये कहां से आ रहा है? एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है या नहीं होती है? मेरी बातें बड़े अरसे के बाद समझ में आती हैं, 6 महीने लग जाते समझते समझते। तो बहरहाल, अब उनके पास है या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है, वो देना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं, दिलों का हाल तो रब बेहतर जानता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, उस शख्स ने हमेशा एक बात कही कि मैं देना चाहता हूँ
اور یہ اس شخص کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، راستے مختلف ہو سکتے ہیں، بجائے ذاتیات میں پڑھنے کے ایک دوسرے پہ بلیمز کرنے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھنا یہ چاہیے کہ پازیٹیو سولوشن کیا ہے، اور پازیٹیو سولوشن صرف ایک ہے اکارڈنگ ٹو نیو نیب لاس. میں نہیں سمجھتا ہوں اس کیس کو لٹکایا تو جا سکتا ہے، اگر جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں میں جا کے، ہم اداروں میں جا کے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، ہوگا کیا؟ یہ کیس سالہ سال کے لیے لٹک سکتا ہے. کم از کم ایز ارلی ایز پاسبل ریکوری کی کوئی صورت نہیں ہے. اب آ جاتے اوکے لوگ نہیں جاتے ہیں عدالتوں میں، نہیں جاتے ہیں اداروں میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس چیز کے چانسز ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ فوری طور پہ، ریزن کہ ہمارے سامنے آل پاکستان پروجیکٹ کا کیس ہمارے سامنے ہے. نیب کسٹڈی سے نکلنے کے باوجود آئی تھنک کہ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ شاید ان کا تیسرا چوتھا مہینہ چل رہا ہے، کیا ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گئے؟ اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ گیم. لیکن اگر پازیٹیولی کیس ریزالو ہو جاتا ہے اور سیف صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو چلے، میں کہتا ہوں 2 مہینے لگ جائیں گے، 4 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، بینک اکاؤنٹس تو اوپن ہو جائیں گے. اگر ہو جائیں گے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس شخص سے کہ وہ پیسے دے دے گا. اس کی ریزن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیف الرحمان نیازی وہ پرسنالٹی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نا، جو لوگ کہتے ہیں وہ بھاگ جائے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے. اب بھی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، انٹرپول موجود ہے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، کہاں بھاگے گا وہ، کہاں جا کے وہ چھپے گا؟ اور اس شخص نے ہمیشہ کہا کہ میں نے دینا ہے. تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ جہاں اس پہ ماضی میں ٹرسٹ کیا ہے تو ایک ٹرسٹ اور صحیح کیا ہوگا. ایک طرف تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے نا کہ اداروں میں اگر جاتے ہیں کیس پرولونگ ہوگا، 2 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں. ماضی کی پریکٹس بھی تو ہمارے سامنے ہے نا، بے شمار ایم ایل ایم کمپنیز کے کیسز آج بھی سالہ سال سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا. تو ایک راستہ وہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دفعہ پھر اعتماد کر کے دیکھا جائے آگے اس کا ظرف، اس کا ضمیر کہ وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ تک بھی اس کا موقف یہی ہے کہ اس نے دینے ہیں. تو میں تو صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں، مزید آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ڈال سکتے ہیں. تھینک یو.